मैं आईने के सामने खड़ा अपनी मजबूत और आकर्षक शख्सियत को खूब निखार रहा था। तभी अचानक मेरी माँ की चिंघाड़ती हुई आवाज मेरे कान के पर्दों से टकराई। ए लड़के, सुबह के 9 बज गए हैं। कब जाएगा काम पर? तुम्हारा मालिक कहीं तुम्हें निकाल ना दे। सिक्योरिटी ऑफिसर हो, कोई मॉडल नहीं जो अब तक आईने के सामने से हटने का नाम ही नहीं ले रहे हो। मम्मी की बात सुनकर मैंने एक नजर घड़ी की तरफ देखा और फिर बिना कुछ सोचे समझे जल्दी से अपने कपड़े उठाकर पहनने लगा और तुरंत बाहर की तरफ भागा। मेरी मम्मी खाने का टिफिन मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली, हमेशा कहा है कि जल्दी जल्दी तैयार हुआ करो, लेकिन तुम्हें तो आईने के सामने सजने संवरने से फुर्सत ही नहीं मिलती। सिक्योरिटी ऑफिसर होकर अदाएं तो तुम्हारी मॉडल वालों जैसी हैं। पम्मी की बात सुनकर मैं बेचारगी से बोला, अब क्या हो गया है आपको? क्यों आप इतनी बातें सुना रही हो? और हाँ, अपनी दवाइयाँ वक्त पर ले लेना। मैं आ जाऊंगा जल्दी और फिर आपको दवा भी दिलवाने ले चलूंगा। माँ कहने लगी, मेरे घुटनों का दर्द अब ठीक हो गया है, इसलिए तुम बिना बात मेरी दवाइयों पर अपने पैसे बर्बाद मत करो, बल्कि अपनी मंगेतर के लिए कुछ पैसों को जमा करो। तुम्हारी शादी जब हो जाएगी तो वो क्या इस पुराने सामान को इस्तेमाल करेगी? तुम्हारी पत्नी के लिए हम लोगों को नया नया सामान भी खरीदना है। इधर मैं हाँ हाँ बोलकर अपना बैग उठाकर सीधा बंगले की तरफ निकल गया था। मैं एक जज के यहाँ सिक्योरिटी गार्ड था। वहीं पर मेरा पूरा दिन गुजरता था। उनकी सुरक्षा करते करते मेरी खुद की जान गले में अटकी रहती थी, मगर वो इंसान अपनी जालसाजी से बिल्कुल भी बाज नहीं आता था। लेकिन खैर, मेरा हिसाब से क्या ही लेना देना। मुझे सिर्फ और सिर्फ उनकी सुरक्षा करनी थी और रात को अपने घर वापस आना जाना था। मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो क्या करते हैं और क्या नहीं करते। मैं जैसे ही बंगले के दायरे में दाखिल हुआ, मैंने अपनी बाइक पार्किंग में लगाई और फिर जल्दी से अंदर की तरफ गया। मुझे अच्छे से पता था कि वो मेरे इंतजार में इस वक्त अपने स्टडी रूम में बैठे होंगे। जैसे ही दरवाजा खटखटाकर मैं अंदर दाखिल हुआ, तभी अगले ही पल वो दहाड़ कर बोले, बाहर जाओ, अभी क्लाइंट बैठा हुआ है। मैंने तुरंत एक नज़र जज पर और एक नज़र सामने बैठे हुए इंसान पर डालकर बाहर आ गया। वो मुझे कोई पुलिस वाला मालूम हो रहा था। न जाने क्यों मेरा सिक्स्थ सेंस मुझे कुछ गलत होने का लगातार इशारा दे रहा था। आज तक कभी भी जज साहब ने क्लाइंट के आने पर मुझे कमरे से बाहर नहीं निकाला था। यकीनन कुछ न कुछ तो ऐसा था जो मुझसे छुपाया जा रहा था। मेरे दिमाग में आया कि कहीं उनकी जान को कोई खतरा ना हो, कहीं वो किसी मुसीबत में ना फंस जाएं। ये ख्याल मेरे दिमाग में आते ही मैंने एक बार फिर से दरवाजा खटखटाया। इस बार झुंझलाकर जवाब उस पुलिस वाले ने दिया, क्या मुसीबत आ गई है? कौन है? मैं कमरे में जैसे ही दाखिल हुआ और तुरंत जज साहब को देखते हुए बोला, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन सर, मैं बाहर नहीं रह सकता। मैं यहाँ पर आपकी सिक्योरिटी के लिए तैनात हूँ। अगर मैं अपनी ड्यूटी ईमानदारी से नहीं निभाऊंगा तो फिर मैं पैसे किस बात के लिए ले रहा हूँ? इसलिए मैं यहीं पर खड़ा होना चाहता हूँ। उन सबके पास हथियार मौजूद थे और मैं किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता था। मेरी बात सुनकर मेरे मालिक मुस्कुराने लगे, जबकि वो आदमी मुझे नफरत भरी नजरों से देखते हुए बोला, तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आ रहा है? बाहर जाओ, वरना अभी के अभी मैं तुम्हारा एनकाउंटर कर दूंगा। जबकि उधर जज साहब कहने लगे, अरे अरे शर्मा, क्या हो गया है? ये मेरा बहुत वफादार आदमी है, तुम इसकी फिक्र मत करो। अगर इसने कुछ सुन भी लिया तो ये सब कुछ कमरे के अंदर ही रहेगा। अब देखो, मैं इसे ऐसे बाहर नहीं रख सकता, क्योंकि ये अपनी जान पर खेलकर मेरी सुरक्षा करता है। तुम जानते हो, एक बार तो इसने मेरी खातिर अपनी टांग पर गोली भी खा ली थी, इसीलिए मैं इसको मायूस नहीं करना चाहता। फिर जज साहब ने मेरी तरफ इशारा करके कहा, तुम मेरे पीछे आकर खड़े हो सकते हो। मैंने हाँ में सिर हिलाया और कायदे से उनके पीछे खड़ा हो गया, लेकिन मेरी नजरें अभी भी इस इंस्पेक्टर के ऊपर ही टिकी हुई थीं। जबकि वो जज को देखते हुए बोला, देखिए, जब आप अकेले हों तब आप मुझे बुला लीजिएगा। इस तरह मैं किसी और के सामने
अपना पर्सनल मैटर आपके साथ डिस्कस नहीं कर सकता। जज साहब कहने लगे, ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि मैं किसी के मामले डिस्कस करता भी नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ फैसला सुनाता हूँ, क्योंकि मैं कोई वकील नहीं हूँ, मैं तो जज हूँ। और अब तुम जा सकते हो। तभी अचानक ही वो इंस्पेक्टर अपनी जगह से खड़ा हुआ और मुझे बिना कुछ सोचे समझे एकदम से मेरी तरफ घूम कर आ गया। उसने अचानक मेरा गिरेबान पकड़कर मुझे दीवार से कसकर लगा दिया और फिर मेरी आंखों में देखते हुए बोला, आज तुमने मेरा वो काम रोका है जिसकी तुम्हें हर हाल में सजा जरूर मिलेगी। तुम देखना, तुम अपनी इस गलती पर एक वक्त के बाद बहुत पछताओगे। ये कहते कहते उसका हाथ मेरी जेब में जा रहा था। मैं हैरान होकर उसे देख रहा था, जबकि वो मुझे खामोश रहने का आंख से इशारा करके कुछ मेरी जेब में डालकर चला गया था। उसके जाने के बाद जज साहब जोर जोर से हंसने लगे और फिर मुझे देखते हुए बोले, तुम्हारी वफादारी ने आज मुझे बहुत ज्यादा खुश कर दिया है। यह आदमी मुझे सिर्फ परेशान ही कर रहा था और कुछ नहीं, और तुम उसकी फिक्र मत करो। वो गुस्से का थोड़ा तेज है और इसीलिए ऐसी हरकतें करता है। तुम मेरे बहुत ही काबिल सिक्योरिटी गार्ड हो। खैर, अभी तो मैं कपड़े बदलने जा रहा हूँ, फिर हम लोग कोर्ट चलते हैं। इसके अचानक आ जाने की वजह से आज मुझे बहुत देर हो गई है। ये कहते ही जज साहब खड़े हो गए और अपने बेडरूम की तरफ चले गए। उनके जाते ही मैंने तुरंत अपनी जेब में हाथ डाला। कुछ लम्हों के बाद उस आदमी की डाली हुई चीज मेरे हाथ में आ गई। वो एक पर्ची थी जिस पर कुछ लिखा हुआ था। मैंने तुरंत उसे पढ़ना शुरू कर दिया और अगले ही पल मेरी सांसें बहुत तेज हो गईं। मैंने तुरंत उस पर्ची को मरोड़कर वापस अपनी जेब में डाल लिया। मैं इतना ज्यादा परेशान हो गया था कि अपना सर पकड़कर वहीं पर बैठ गया। मेरा दिल और दिमाग बिल्कुल काम ही नहीं कर रहे थे। वो पर्ची कोई मामूली पर्ची नहीं थी। उसमें मेरी जिंदगी का एक ऐसा राज लिखा हुआ था जिसे मैं खुद से भी अब तक छुपाता आया था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं तुरंत अपनी जगह से खड़े होने की कोशिश करने लगा। बेशक मैं एक जज का सिक्योरिटी गार्ड था, मेरे पास पैसा भी था, हथियार भी था, लेकिन था तो आखिर मैं एक इंसान ही, एक गरीब बाप का बेटा जिसे सारी जिंदगी मजदूरी करके पाल पोस कर मेरे बाप ने बड़ा किया गया था। और आज जब वो सुकून की जिंदगी गुजार रहे थे, तब मैं एक ऐसी हरकत कर चुका था कि अगर मेरी वो हरकत दुनिया के सामने आ जाती तो मुझे माफी भी नहीं मिलती और साथ साथ मेरे बाप की इज्जत भी नीलाम कर दी जाती। मुझे घसीट कर तुरंत ही थाने में बंद कर दिया जाता। मैं काफी देर तक जमीन पर ही फिर अपना सर पकड़कर बैठा रहा, क्योंकि मुझसे खड़ा हुआ ही नहीं जा रहा था। मैं सोचने लगा कि आखिर ये पुलिस इंस्पेक्टर मुझसे चाहता क्या था। मैं तो सिर्फ अपनी ड्यूटी ही निभा रहा था। कुछ देर तक मैं खामोशी से बैठा रहा कि तभी फिर अचानक दरवाजा बजा और दूसरा सिक्योरिटी गार्ड अंदर दाखिल हुआ। मैं तुरंत होश में आया और फिर वो मुझे देखते हुए बोला, क्या हुआ? कि तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है? डॉक्टर को बुलाऊं? मैंने तुरंत इनकार में सिर हिलाया और उसे पानी की तरफ इशारा किया। टेबल पर रखे हुए पानी को उठाकर उसने मेरे हाथों में पकड़ा दिया। पानी पीने के बाद मेरी हालत थोड़ी सी ठीक हुई। वो मेरा कंधा थपथपाते हुए बोला, अगर ज्यादा तबीयत खराब लग रही है तो तुम आज छुट्टी ले लो, सब साहब के साथ मैं चला जाऊंगा। मैंने मना कर दिया और उसको देखते हुए कहा, जज साहब तैयार होने गए हैं। तो वो तुरंत बोला, हाँ, वो अपने रूम में हैं और तुम्हें ही याद कर रहे हैं। उन्हें तुमसे कुछ बातें करनी है, मैं इसीलिए यहाँ तुम्हें बुलाने आया था। उसकी बात सुनकर मैंने गहरी सांस ली और खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन इस वक्त मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। वो मुझे देखते हुए एक बार फिर से बोला, क्या हुआ है अजय? तुम्हारी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। अगर ज्यादा दिक्कत है तो कह तो रहा हूँ कि तुम अपने घर चले जाओ। मैंने फिर से इनकार कर दिया और उसको देखते हुए थोड़ा सा झुंझलाती हुई आवाज में कहा, दिक्कत क्या है तुम्हारे साथ? तुम मुझे सहारा देने की जगह लगातार घर भेजने की जल्दी में क्यों लगे हुए हो? कोई बात है क्या? तो वो मुझे देखते हुए बोला, कोई बात नहीं है, तुम्हारी मर्जी। मैं तो सिर्फ तुम्हारी फिक्र करते हुए ही बोल रहा था। जल्दी चलो। अपनी बंदूक सीधी की मैंने और फिर जज साहब के कमरे की तरफ चला गया। उस वक्त मेरे दिल की धड़कनें हद से ज्यादा तेज थीं
और दिमाग में बार बार ख्याल आ रहा था कि अब हर हाल में मुझे तो उस पुलिस इंस्पेक्टर से मुलाकात करनी ही पड़ेगी, वरना कहीं मेरी जिंदगी मुसीबत में ना पड़ जाए। मैं दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर दाखिल हुआ तो सामने ही जज साहब अपना कोट पहन रहे थे। वो मुझे देखते ही मुस्कुराए। पास आकर उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मेरी तरफ देखते हुए बोले, तुम मेरे बहुत वफादार आदमी हो। आज जिस तरह से तुमने मेरी सुरक्षा की है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। वो आदमी यहाँ पर मुझे सोचने या समझाने के लिए नहीं आया था, बल्कि वो मुझे धमकाने के लिए आया था। मैं तुम्हें ये बताना नहीं चाहता था, लेकिन आज तुमने मेरा मान बढ़ा दिया है। खैर, आज तो मुझे कोर्ट में छोड़ने के बाद सीधा मेरी बेटी की यूनिवर्सिटी में चले जाना। वहां पर उसे कुछ लड़के परेशान कर रहे हैं। मेरी तरफ से तुम ही जाकर उन लोगों को संभाल लेना। पहले तो तुम उन्हें आराम से समझा देना। अगर फिर भी वो लोग बात नहीं मानते हैं तो फिर तुम आगे जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। उनकी बात सुनकर मैंने कहा, सर, लेकिन ये सब ठीक नहीं है। ये सब गैर कानूनी है और आप खुद भी कानून का हिस्सा हैं। इसके बावजूद भी ये सब। मेरी बात सुनकर उन्होंने जोर से मेरा कंधा थपथपाया और मुझे देखकर बोले, उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात एक बार में तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगी। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, मैं अपने हर नौकर को नौकरी देने से पहले सिर्फ एक बात कहता हूँ कि अगर अपने मामले मेरे हवाले कर रहे हो तो मेरे मामले भी फिर तुम लोगों को संभालने ही पड़ेंगे। तो अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो तो मत करो, लेकिन याद रखो, तुम्हारे भी कई सारे राज मेरे पास दफन हैं। इसीलिए कहता हूँ, ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाओ। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। मैं कुछ ही देर में तैयार होकर बाहर लॉन में आ जाऊंगा। उनकी बात सुनकर मेरे गले में फंदा जैसा बनने लगा था। मैंने तुरंत इस बात में सिर हिलाया और बाहर आ गया। मेरे दिल की धड़कनें अभी भी तेज थीं। आंखों के सामने बार बार मेरी बुजुर्ग माँ का चेहरा आ रहा था, जिन्होंने न जाने कितनी बार मुझे समझाया था कि ये जो तुम करने जा रहे हो ये ठीक नहीं है। तुमने अपनी जिंदगी को आसान नहीं, मुश्किल बना दिया है। तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी में उलझ रहे हो। मगर मैंने उनकी एक भी बात नहीं सुनी थी। पैसा बनाने के चक्कर में मैंने खुद को एक ऐसे दलदल में फंसा लिया था जहां से सिर्फ मेरी लाश ही बाहर आ सकती थी। ये सब सोचते हुए मैं बाहर आकर लॉन के बेंच पर खामोशी से बैठ गया, जबकि मेरा साथी दिनेश मेरे बराबर में आकर बैठा और मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला, क्या हुआ है अजय, तुम इतने खामोश क्यों हो? मैंने एक नज़र उस पर डाली। वो मेन गेट का सिक्योरिटी गार्ड था। मैंने इनकार में सिर हिलाते हुए कहा कि यहाँ पर नौकरी करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। ये जज इंसान नहीं बल्कि एक शैतान है, जिसे सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाने से ही मतलब है। मेरा बस नहीं चलता कि मैं इसको अपने हाथों से ही मार डालूं। तो वो मेरा कंधा एक बार फिर से थपथपाकर बोला, ऐसी सोच को अपने दिमाग तक ही सीमित रखना। यहाँ पर पेड़ पौधे, दरवाजे, दीवारें, इन सब के कान हैं। अगर तुम्हारी ये बात उस जज तक पहुंच गई ना, तो वो तुम्हारी सांसें तुमसे छीन लेगा। तुम अच्छे से जानते हो कि वो कितना बड़ा दरिंदा है। खैर, अपना दिल छोटा मत करो। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम बेझिझक मुझे बता सकते हो। मैं उसकी तरफ देखते हुए बोला, यार, क्या परेशानी बताऊं तुम्हें? जिंदगी में इतना उलझा दिया गया है कि अब कुछ भी अच्छा ही नहीं लगता है। बस एक ही भगवान से प्रार्थना है कि किसी तरह इस जज से मेरी जान छूट जाए। मुझे यहाँ पर नौकरी नहीं करनी है। बेशक मैं मानता हूँ कि पैसा बहुत अच्छा मिल रहा है, लेकिन जितनी तकलीफें हैं और मुश्किलें हैं वो मैं तुम्हें शब्दों में बयां नहीं कर सकता। मेरी बात सुनकर दिनेश मुस्कुराया और मुझे देखकर बोला, अजय, ये सब तुम्हारी गलतफहमी है। यहाँ पर मुसीबतें जरूर हैं, लेकिन हम सब अच्छे से जानते हैं कि अगर हम किसी भी मुसीबत में फंस जाएंगे तो यही जज फिर हमारी सुरक्षा भी करेगा। इसीलिए बेफिक्र रहो, तुम बिना बात परेशान मत हो। ऐसा सब सोचते रहोगे तो फिर कभी भी अपने काम में दिल नहीं लगा पाओगे। दिनेश की बात एक तरह से सही ही थी। 2 सालों से जिन तकलीफों से मुझे छुटकारा मिला था वो मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। पैसों की मुसीबत, रहने की दिक्कत, सारी परेशानियां लगभग दूर हो गई थीं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैं यहाँ पर काम कर रहा था। लेकिन जिस तरह के काम हमसे ये जज करवाने लगा था वो चीजें मुझे बहुत परेशान कर रही थी।
एक ना एक दिन तो उसका काला धंधा लोगों के सामने आना ही था, और फिर उसके लोग भी इन सब कामों की वजह से ही लपेटे में आने वाले थे। मुझे बस यही सोच सोच कर हमेशा डर लगा रहता था, क्योंकि मेरे पीछे मेरी माँ थी, मेरी मंगेतर थी, मेरे पिता थे, मेरा एक छोटा भाई, शादीशुदा बहन और उसके बच्चे, मेरा पूरा अच्छा खासा परिवार था। और मैं इस तरह से इन सब चीजों में फंस नहीं सकता था। मेरी जिंदगी सिर्फ मेरी नहीं बल्कि कई लोगों से जुड़ी हुई थी। एक जिंदगी खराब होने से कई जिंदगियों पर असर पड़ सकता था। इसीलिए मैं अपने कदम बहुत ही संभाल संभाल कर रख रहा था। इस जज की सुरक्षा करना मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन इसके गलत कामों में साथ देना मेरी लिस्ट में कहीं भी शामिल नहीं था। और यही बात मैं उसको समझा नहीं पा रहा था, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैंने उसको मना कर दिया या फिर उसके खिलाफ जाने की हिम्मत भी की, तो फिर वो मेरा राज इस दुनिया के सामने खोल कर रख देगा, और फिर तो मैं कहीं का भी नहीं रहूंगा। ये इंसान बहुत ही तेज था। उसने हर नौकर को अपनी यहाँ कुछ इस तरह से अपनी नौकरी पर रखा था कि उनका कोई ना कोई पर्सनल राज उसके पास जरूर था, जिसकी मदद से वो उनसे किसी भी तरह का कोई भी काम करवा लेता था। और यही सारी चीजें अब हम सबकी कमजोरी बन गई थी। कुछ ही देर के बाद वो मेरे सामने से आता हुआ नजर आया। मैं और दिनेश तुरंत ही अलर्ट हो गए। वो सीधा मेन गेट की तरफ गया, जबकि मैं तुरंत उसके पीछे लपका था। नौकरानी ने मेरे हाथ में उसका बैग भी पकड़ा दिया था। मैं जल्दी से आगे बढ़कर जज के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलने लगा और तुरंत फ्रंट सीट पर ड्राइवर के साथ आकर बैठ गया। गाड़ी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, जबकि जज बिल्कुल खामोशी से बाहर की तरफ देख रहा था। एक लम्हे के लिए मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं इन्हें मना कर दूं कि आज मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा सकता, मुझे अपने घर जाना है। मैं इन सब कामों में नहीं पड़ना चाहता था। पिछली बार भी उसका बताया काम पूरा करके मेरा पूरा दिन ही बर्बाद हो गया था। कई दिनों तक मैं इसी ख्याल में डूबा रहा कि क्या मैं इतना जानवर बन चुका हूँ कि पैसों की खातिर कुछ भी कर गुजरूं। लेकिन मैं जानता था कि इस इंसान पर मेरी बातों का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। एक लंबा सफर तय करके हम लोग कोर्ट पहुंच गए थे। मैं उन्हें लेकर सीधा उनके मेन ऑफिस की तरफ आया। दरवाजे पर पहुंचते ही वो ठहर गया, मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अब तुम जा सकते हो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरा काम बहुत ही ईमानदारी से निभाओगे। मेरी बेटी को बिल्कुल भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन लड़कों का दिमाग अच्छे से ठीक कर देना। शुरू शुरू में तो तुम बस बात ही करना, लेकिन जब तुम्हें लगे कि मामला हाथ से बाहर निकल रहा है तो फिर तुम अपना करिश्मा दिखाना। बाकी आगे मैं सब संभाल लूंगा। ये कहकर वो अंदर चले गए, जबकि मैं अदब से सर झुकाए पीछे की तरफ हो गया। मेरी आंखों में आज पहली बार आंसू आ रहे थे। इस काम को करते हुए मुझे 2 साल हो चुके थे, लेकिन इन 2 सालों में जितना परेशान मैं हुआ हूँ, शायद ही किसी को इतनी परेशानी हुई हो। ना तो मैं अपनी मंगेतर को वक्त दे पाता था, ना ही मैं अपने घर वालों के लिए वक्त निकाल पाता था। बस हर वक्त जज के पीछे पीछे ही मुझे लगा रहना पड़ता था, और इसके गलत कामों में मुझे इसका साथ देना पड़ता था। यही चीज मुझे अंदर ही अंदर कचोटती रहती थी। सिक्योरिटी गार्ड का काम होता है अपने मालिक की सुरक्षा करना, लेकिन यहाँ पर तो मामला उल्टा ही था। मैं यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड नहीं बल्कि अब उसका पर्सनल असिस्टेंट बन गया था। उसका हर नीच काम मैं ही संभालता था। इस काम के लिए मुझे हालांकि वो अलग से पैसे जरूर देता था, मगर ये सब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। एक अजीब सी बेचैनी मुझे हर वक्त अपने चारों ओर महसूस होती रहती थी, जो मैं किसी को बता भी नहीं सकता था, क्योंकि अगर मैं किसी से भी अपनी तकलीफ बयान करता तो फिर सामने वाला फिर मुझे ही असली मुजरिम समझता। फिर मैं वहां से सीधा कोर्ट से बाहर निकल आया। कोर्ट में आकर कोई भी इंसान बहुत ही ज्यादा उलझन से भरा हो जाता है, क्योंकि हर तरफ अजीब से कैदी चलते फिरते दिखाई देते रहते हैं। कई लोग रो रहे होते हैं, कई लोग बहुत परेशान होते हैं, कोई वकीलों के आगे हाथ जोड़ रहा होता है। ये सब देखकर लगता है कि जैसे मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में भींच लिया हो। कोर्ट एक ऐसी जगह है जहां पर कोई भी नहीं जाना चाहता। मैं बाहर आया तो ड्राइवर ने तुरंत ही गाड़ी स्टार्ट की। उसे पहले से ही पता था कि अब हमें दूसरी जगह कहाँ पर जाना है। हम तुरंत ही जज की बेटी की यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ गए।
ड्राइवर मुझे देखते हुए बोला, साहब का पुराना गार्ड भी उनके इसी तरह के पर्सनल कामों में मदद करता था। लेकिन हम सबको पता है कि साहब ने जितनी अहमियत तुम्हें दे रखी है ना, और किसी को अब तक नहीं दी। वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन सच कहूं तो कई बार तो हम सबको ऐसा लगता है कि एक दिन वो अपनी बेटी का रिश्ता ही कहीं तुम्हारे साथ तय न कर दें। मुझे उसकी ये बात सुनकर एकदम से झटका लगा। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अपनी बकवास बंद करो और सिर्फ ड्राइविंग पर ध्यान दो। न जाने क्यों मेरा दिल अचानक से भारी होने लगा। मैंने तुरंत ही अपनी मंगेतर को फोन किया। मेरी पहली बैल पर ही उस मासूम लड़की ने तुरंत मेरा फोन रिसीव कर लिया। मैं कुछ कहता इससे पहले ही वो बोली, आप कहाँ पर हैं? आपको बिल्कुल भी मेरा ख्याल नहीं है। 2 दिन पहले भी मैंने आपसे कॉल पर बात करने की कोशिश की थी, लेकिन आपने ये कहकर कॉल काट दिया कि आप इस वक्त बहुत व्यस्त हैं। आपको पता है, मम्मी भी आपको बहुत याद कर रही थी। मैंने तुरंत तपाक से कहा, इस वक्त हम लोग अपनी बातें कर लें। मुझे किसी और की बातें नहीं करनी है। मैं अच्छे से जानता था कि मैं उसके साथ बहुत कड़वे तरीके से पेश आता हूँ, लेकिन मुझे कुछ वक्त ही मिलता था जिसमें मैं अपनी बातें उससे कह पाता था और उसकी कुछ बातें सुन लेता था। इस दौरान अगर वो कभी किसी तीसरे का जिक्र भी करती थी तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता था। वो मेरी बात सुनकर तुरंत बोली, अच्छा आप ये बताइए, आप कब आएंगे मुझसे मिलने के लिए, या फिर मैं ही आ जाऊं आपके घर मुलाकात के लिए? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। मैंने तुरंत गहरी सांस लेकर कहा, देखो मुझे अभी छुट्टी नहीं है। रात को 10 बजे तक तो मैं घर वापस ही जा पाता हूँ, और अगर तुम भी आओगी तो तुम्हें सिर्फ मम्मी ही घर पर मिलेंगी। मेरी मुलाकात तो तुमसे नहीं हो पाएगी। वो तुरंत बोली, तो फिर ठीक है, मैं 10 बजे तक आपका इंतजार कर लूंगी। मैंने तुरंत कहा, नहीं, इतनी देर रात तक घर से बाहर रहना सुरक्षित नहीं होता है, और हाँ, तुम्हें कहीं भी आने जाने की कोई जरूरत नहीं है। घर में रहा करो और खुद को सुरक्षित रखा करो, और अगर कहीं जाती भी हो ना तो अपने भाई या पापा के साथ जाया करो। अकेले तुम कहीं भी नहीं जाओगी, भले ही तुम इसे मेरा आदेश समझो। वो तुरंत ही रोमांटिक अंदाज में बोली कि सरकार, आपका हुक्म सर आंखों पर, मगर कम से कम मुझसे मिल तो लीजिए, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। उसकी ये बात सुनकर मेरे दिल में अजीब सी ऐंठन होने लगी, क्योंकि वो एक ऐसे इंसान से प्यार करती थी जिसे तो जीने का ढंग ही नहीं आता था, जिसे ये भी नहीं पता था कि उसकी न जाने कौन सी रात आखिरी हो और कौन सी सुबह कभी उसके लिए ना आए। उसे तो सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी ही काटनी है। फिर मैंने उसे अपना ख्याल रखने का कहकर फोन काट दिया। पता नहीं क्यों, लेकिन कुछ दिनों से ही ये नौकरी मुझे अपने लिए अब ठीक नहीं लग रही थी। मेरी शादी के दिन भी करीब आ रहे थे और मुझे बहुत बेचैनी होने लगी थी। शादी के बाद एक लड़की की पूरी जिंदगी मुझसे जुड़ने वाली थी। मेरा नाम उसके नाम के आगे लगने वाला था। उसके जरिए मेरा परिवार बढ़ने वाला था। मेरे बच्चे होने थे। ये बातें मुझे बहुत अजीब उलझन में डाल देती थीं कि शादी के बाद अगर मेरे बच्चे हो गए और मैं कहीं मर गया तो मेरी बीवी बच्चों का फिर मेरे बाद क्या होगा? कौन मेरी पत्नी को संभालेगा? कौन मेरे बच्चों की देखभाल करेगा? आज के जमाने में तो लोग जिंदा लोगों तक का ख्याल नहीं करते। मैं तो फिर मर चुका होऊंगा, मेरा ख्याल कौन करेगा? गहरी सांस लेकर मैंने अपने तमाम ख्यालों को झटक दिया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं इन ख्यालों के बारे में सोचता ही रहूंगा तो मैं और ज्यादा तकलीफ से गुजरूंगा। इसीलिए मैंने अपना ध्यान रास्ते पर लगा लिया। कुछ ही देर में हम यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल हो गए। मैं एक जज का सिक्योरिटी गार्ड था, इसीलिए मुझे अंदर जाने से नहीं रोका गया, वरना ज्यादातर लोगों को एक कार्ड दिखाया जाता है, उसके बाद ही उन लोगों को अंदर एंट्री मिलती है। गाड़ी पार्किंग एरिया में पार्क करवा कर मैं पैदल ही मैडम के डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ा। साथ ही उन्हें कॉल भी कर दिया, जिस पर उन्होंने मुझे दरवाजे पर ही रुकने के लिए कहा था। लेकिन फिर भी मैं उनके डिपार्टमेंट की तरफ चला गया ताकि जल्दी से इस मामले को निपटाकर मैं घर जा सकूं। अभी मैं उनके क्लास में दाखिल होता कि तभी अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। पलटकर देखा तो सामने जज साहब की बेटी ही खड़ी हुई थी। उनका नाम जानवी था। वो देखने में बेहद खूबसूरत और काफी घमंडी थी, मगर न जाने क्यों
वो लड़की मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। वो मुझे देखते हुए बोली, अजय, मैंने कहा था ना कि तुम दरवाजे पर रुक जाओ, फिर लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। अच्छा, चलो अब तुम मेरे साथ गार्डन में चलो, मैं तुम्हें वहीं पर उन लड़कों से मिलवा देती हूँ। पापा से मैंने कहा था कि बाहर ही बाहर इन सारी मामलों को निपटा देना, लेकिन बिना वजह उन्होंने तुम्हें यहाँ पर भेज दिया। वो मेरा हाथ पकड़कर अचानक बाहर की तरफ बढ़ी। उसका मेरा यूं इस तरह से हाथ पकड़ लेना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मेरी मंगेतर को भी ये सब पसंद नहीं है। वो तो हद से ज्यादा इमोशनल है मुझे लेकर। वो छोटी छोटी बातों पर रोना शुरू कर देती थी। कभी कभी तो मुझे बहुत गुस्सा भी आता था कि मम्मी ने कैसी मासूम सी लड़की मेरे पल्ले से बांध दी है। मेरे जैसे इंसान के साथ तो कोई ऐसी होनी चाहिए थी जो हर तरह के हालातों का मुकाबला कर सके। जानवी मुझे लेकर गार्डन में आ गई। वहां पर उसने एक ग्रुप की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस ग्रुप के 3 लड़के मुझे लगातार परेशान कर रहे हैं। कभी पार्किंग एरिया में, तो कभी कैंटीन में, तो कभी क्लास में लगातार मुझ पर टिप्पणी करते रहते हैं कि मैं एक फर्जी लड़की हूँ और अपने बाप के दम पर मुझे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है, वरना तो मुझ में कोई काबिलियत ही नहीं है और आगे भी मैं अपने बाप के दम पर ही पास होती रहूंगी। मेरे अच्छे नंबर भी मेरे बाप की वजह से ही आते हैं, जबकि हकीकत यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खुद से बहुत मेहनत करती हूँ और कोई भी मेरी मेहनत पर इस तरह से कीचड़ उछाले, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब तुम ही इन्हें अच्छी तरह से हैंडल करो। मैं यहीं पर बैठी हुई हूँ। मैंने तुरंत हाँ में अपना सिर हिलाया और एक नज़र अच्छी तरह से उन लड़कों को देखा। उसके बाद मैं उनकी तरफ बढ़ गया। मेरे आगे ही पिस्टल लगी हुई थी और मैंने सिक्योरिटी गार्ड का यूनिफॉर्म भी पहना हुआ था। ऊपर से मेरी शकल सूरत काफी अच्छी थी और बॉडी भी किसी बॉडी बिल्डर से कम नहीं थी। कई लड़कियां तो वहां पर मुझे देखकर आहें भरने लगी थीं, मगर मैंने किसी की तरफ भी ध्यान नहीं दिया था। मैं सीधा उन लड़कों के पास आया। वो सब मुझे देखकर एकदम से अलर्ट हो गए, जबकि मैं उन तीनों का नाम लेकर एक तरफ खड़ा हो गया। वो तीनों मेरे पास आकर लाइन से खड़े हो गए। उनके अंदाज से साफ झलक रहा था कि वो भी किसी बड़े बाप की औलाद ही हैं। मैंने उन तीनों को देखते हुए अपने खतरनाक अंदाज में बोला, बहुत चर्बी चढ़ गई है तुम लोगों को। तुम तीनों को पता नहीं है कि जानवी मैडम किसकी बेटी है? फिर वो मुझे देखते हुए बोले, और तुम्हें पता है कि हम किसके बेटे हैं? इससे पहले कि वो और कुछ कहते, मैं तुरंत बोल पड़ा, तुम चाहते हो कि मैं अपने तरीके से तुम लोगों को समझाऊं? जज साहब ने ऑर्डर दिया है कि तुम तीनों की हड्डियां ही तोड़ दी जाएं, और मुझे देखकर तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि ये काम मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन देखो, फिलहाल मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा, क्योंकि तुम तीनों स्टूडेंट हो और मैं स्टूडेंट्स की कदर करता हूँ। इसलिए बेहतर यही होगा कि मेरी बात आराम से समझ जाओ और अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, वरना तुम लोगों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल भी खड़ी हो सकती है। तभी उनमें से एक ने मेरे कंधे को हल्का सा टच करते हुए बोला, तुम्हें जो करना है तुम करो, हम तुम्हारे सामने ही खड़े हैं। वो लड़की अपने बाप के दम पर आगे बढ़ रही है और हम सब उसे यही बोलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी मैंने अचानक आगे बढ़कर उन तीनों की जेब में एक एक सफेद पुड़िया डाल दी। वो तीनों समझ ही नहीं पाए कि मैंने ये एकदम से क्या किया। दरअसल यही हमारा तरीका था, ब्लैकमेल करके सामने वाले को घुटनों के बल झुका देना। मेरी ऐसी हरकत पर वो तीनों एकदम हड़बड़ा गए, लेकिन मैंने तुरंत फोन निकाला और पुलिस को कॉल करने के लिए कहा। तभी वो तीनों मुझे घबराई हुई नजर से देखने लगे। उन्होंने तुरंत वो सफेद पुड़िया अपनी जेब से निकाल दी। वो ड्रग्स की छोटी छोटी थैलियां थीं। मैंने उनको देखते हुए बोला, अभी मैं बस पुलिस को फोन करता हूँ और उनसे कहूंगा कि तुम लोग यहाँ पर ड्रग्स बेच रहे हो। कुछ मिनट में ही तुम तीनों का हिसाब किताब हो जाएगा। मैंने ये बात इतने धीरे से कही कि सिर्फ वो तीनों ही सुन सकें, जबकि वो तुरंत घबराकर बोले, लेकिन ये तो झूठ है, ये तो अभी आपने हमारी जेब में ही डाली है। मैंने तुरंत कहा, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैंने ही तुम्हारी जेब में ये पुड़िया डाली है? वो लड़की एक जज की बेटी है और तुम्हें पता है कि एक जज बड़ी आसानी से तुम तीनों को जेल के अंदर पहुंचा सकता है।
और बहुत ही आराम से ये बात भी साबित कर सकता है कि तुम लोग ड्रग डीलर हो। आइंदा के बाद अगर जानवी की तरफ तुम तीनों ने आंख उठाकर भी देखा ना, तो याद रखना, तुम लोगों को तुम्हारे घर से ही पुलिस उठाकर ले जाएगी। और फिर तुम्हारे बाप कितनी भी ताकत क्यों न लगा लें, कोई भी तुम्हें छोड़ नहीं सकेगा। बात समझ में आई? ये कहते ही मैंने उन तीनों से ड्रग्स की थैलियां छीन ली और वापस अपनी जेब में डाल ली और फिर से उन तीनों की आंखों में घूरते हुए जोर से कहा, अब आगे से ख्याल रखना, वो लड़की कोई साधारण लड़की नहीं है। ये कहते हुए मैं वापस मुड़ गया। मुझे अच्छे से पता था कि अब वो तीनों इतना डर चुके थे कि मर जाएंगे, लेकिन जानवी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे, क्योंकि ये बात तो वे लोग भी बहुत अच्छे से जानते थे कि एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से ऐसे स्टूडेंट्स का पकड़ा जाना जो ड्रग्स जैसे गंभीर मामले में शामिल हो, ये एक बहुत ही बड़ा कलंक होता और जिससे किसी भी स्टूडेंट का पूरा करियर बर्बाद हो सकता है और साथ ही साथ इससे इंस्टीट्यूशन की इमेज भी खराब हो सकती है। इसी वजह से वो तीनों ही सर झुकाकर मेरे सामने से हट गए। मैंने तुरंत ही आकर जानवी मैडम से कहा कि अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो वो मुझे थैंक यू कहने लगी। मैंने सिर्फ एक नज़र उस लड़की के खूबसूरत चेहरे पर डाली और सर झुकाकर सीधा गाड़ी की तरफ बढ़ गया। मैं अभी गाड़ी में बैठा ही था कि तभी मेरा मोबाइल फोन बजने लगा। सामने एक अनजान नंबर चमक रहा था। ये मेरा ही प्राइवेट नंबर था। मैंने कुछ सोचकर फोन रिसीव कर लिया। दूसरी तरफ से जो बात कही गई वो सुनकर कुछ लम्हों के लिए मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, क्योंकि मेरे साथ में ड्राइवर था और दूसरी तरफ कोई और नहीं बल्कि वो इंस्पेक्टर साहब ही थे जिनसे सुबह मेरी मुलाकात हुई थी। वो मुझे एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बोल रहे थे। फिलहाल तो मैंने उन्हें मना कर दिया, क्योंकि अभी मैं किसी से भी नहीं मिल सकता था। अगर मैं इस वक्त उनसे मिल लेता तो बेवजह किसी न किसी की नज़र में आ जाता और उस इंसान से मिलते हुए मुझे बहुत डर भी लग रहा था, क्योंकि उसके पास मेरा एक पर्सनल राज था और एक पुलिस इंस्पेक्टर के पास आपका राज होना मतलब आपकी सबसे बड़ी कमजोरी। मैंने फिर इस बात को घुमा फिराकर खत्म कर दिया, क्योंकि उससे मिलना खतरनाक था। हम सीधा कोर्ट आ गए और वहां पहुंचते ही मुझे पता चला कि जज साहब तो घर के लिए निकल गए हैं, क्योंकि उनके वहां कुछ जरूरी मीटिंग्स हैं जिनको अटेंड करना बहुत जरूरी था। मैं सीधा ड्राइवर के साथ जज साहब के बंगले की तरफ निकल गया, क्योंकि वहां पर भी उनकी जान को खतरा रहता था। हालांकि वहां सिक्योरिटी काफी टाइट थी। घर पहुंचते ही मैं जज साहब के ऑफिस की तरफ बढ़ा, जो कि बंगले में ही मौजूद था। मैंने देखा कि दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। मैं तुरंत सर झुकाकर अंदर दाखिल हो गया तो देखा कि उनके सामने एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी, जो लगातार रोए चली जा रही थी और वो बड़े ही घमंड भरी नजर से उस औरत को देखते हुए बोले, देखो, मेरा दिमाग खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब कुछ हम दोनों की रजामंदी से ही हुआ है। अब अगर तुम्हारी बेटी प्रेग्नेंट हो गई है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अब तुम जाओ यहाँ से। लेकिन वो बेचारी औरत जज को देखते हुए बोली, मेरी बेटी अभी सिर्फ 22 साल की है। तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अब उसकी शादी की उम्र है। तुमने उसे पैसों के लालच में इस तरह से उलझा दिया कि वो अपना अच्छा बुरा सब कुछ भूल गई और तुम्हारे साथ रिश्ता रखने पर मजबूर हो गई। तुम मेरी बेटी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। जज कहने लगा, तो बताओ अब मैं क्या करूं? जो होना था वो तो हो चुका है। तुम चुपचाप डॉक्टर के पास जाओ और अपनी बेटी के बच्चे को खत्म करवा दो। वो औरत कहने लगी कि मैं डॉक्टर के पास गई थी। उसने मुझे साफ कहा कि अगर आपने इस बच्चे को खत्म करने की कोशिश की तो आपकी बेटी की जिंदगी भी खतरे में आ सकती है। इसीलिए मैं ऐसा नहीं करवा सकती। मैं तो अब हर तरफ से मजबूर हो चुकी हूँ। वो जज कहने लगा, देखो, ऐसा है, मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी बेटी को मैंने पैसे दिए हैं, इसीलिए मेरे वक्त को खराब करने की कोशिश मत करो। 2.5 महीने के बाद तुम यहाँ पर आ रही हो और मुझसे कहती हो कि तुम्हारी बेटी प्रेग्नेंट है। मैं कैसे भरोसा कर लूं कि वो गंदगी मेरी ही है? ये सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। वो बूढ़ी औरत उस जज के पैरों में गिरते हुए बोली, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, ऐसी बातें मत करिए, मुझ पर रहम खाइए। लेकिन जज ने अपनी लात से धक्का मारते हुए उसे पीछे हटा दिया
तो वो कहने लगी, ऐसा काम मत करो कि तुम कभी खुद से भी नजर ना मिला पाओ। भगवान के लिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझ पर ऐसा जुल्म मत करो। तभी वो जज चिल्लाकर बोला, अब तुम यहाँ से जा रही हो या फिर मैं अपने सिक्योरिटी गार्ड से तुम्हें धक्के मरवा कर बाहर निकलवा दूं। दफा हो जाओ मेरी नजरों से। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा दिमाग खराब हो और एक झूठे मुकदमे में फंसाकर तुम्हें और तुम्हारी बेटी को मैं जेल में बंद करवा दूं। इसलिए बेहतर यही होगा कि अपनी औकात में रहो और जाकर उसकी किसी से भी शादी करवा दो या फिर उसके बच्चे को ही खत्म कर दो। मेरा इस सब से कोई लेना देना नहीं है। मेरी सिर्फ एक बेटी है जिसके साथ मैं बहुत खुश हूँ। ये कहते ही वो जज अपनी जगह से खड़ा हुआ और एक नजर मुझ पर डालकर बोला, इस औरत को निकाल देना और अगर ये ज्यादा हंगामा करे तो 2-3 थप्पड़ भी रख देना। ये कहते ही वो अपने कमरे की तरफ आराम से चला गया, जबकि वो बेचारी औरत सर झुकाए लगातार रोए चली जा रही थी। ये सब कुछ देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरा कलेजा ही चीर दिया हो। मेरे सामने ऐसे बहुत सारे केसेस आते रहते थे, लेकिन आज पहली बार इस औरत की बेबसी को देखकर मेरा जमीर बुरी तरह से चीख उठा था कि अजय, अब बस भी कर दो। कब तक अपने जमीर को इस तरह से सोया रहने दोगे? कभी तो बुराई के खिलाफ आवाज उठाओ। सामने बैठी हुई ये औरत भी एक इंसान है। अगर तुम एक इंसान का साथ नहीं दोगे तो तुम भी इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। तुम्हें तो मर जाना चाहिए। मैं तुरंत उस औरत की तरफ बढ़ा और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, आप उनकी बेटी से एक बार मुलाकात करके देखिए। मुझे पूरा भरोसा है कि वो आपका साथ जरूर देंगी। जानवी मैडम एक बहुत ही अच्छी लड़की हैं। मैंने तुरंत ही जानवी का नंबर उस औरत को पकड़ा दिया और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, मुझे भरोसा है कि आपको बहुत जल्दी इंसाफ मिलेगा और आपकी बेटी के साथ भी न्याय होगा। फिलहाल अपनी जुबान बंद रखिएगा और किसी को भी पता नहीं चलने देना कि ये नंबर मैंने आपको दिया है। जानवी मैडम से जवाब मिले तो एक अजनबी बनकर ही मिलना। मेरी बात सुनकर उसने मेरे सर पर हाथ रखा और मुझे देखते हुए आशीर्वाद दिया, भगवान हमेशा तुम्हारा भला करे। तुमने आज एक बूढ़ी औरत का बहुत साथ दिया है। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी तुम्हारी हर मुश्किल दूर हो जाए और इस दरिंदे को ऐसी सजा मिलेगी जो सुनकर उसकी रूह कांप उठे। ये कहते ही वो औरत अपनी जगह से खड़ी हो गई और मेरी आंखों के सामने चली गई। कुछ लम्हों के लिए मैं खामोशी से अपनी जगह पर खड़ा रहा और फिर मोबाइल निकालकर मैंने उस पुलिस इंस्पेक्टर को कॉल की। पहली बैल पर ही उसने मेरा फोन रिसीव कर लिया। मैंने धीमे लहजे में कहा, आप आज रात 11 बजे तक साधारण कपड़ों में मेरे घर पर आ जाइए और हम फिर वहीं से पास के होटल में बैठकर बात कर लेंगे। गुड्डू के ढाबे पर आपको वहां पर मिलने से कोई दिक्कत तो नहीं है? वो तुरंत बोला, नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आ जाऊंगा, तुम बेफिक्र रहो। मेरे लिए तुमसे मिलना इस वक्त बहुत जरूरी हो गया है। मैंने जी बोलकर तुरंत फोन काट दिया। अगर अब भी मैं खामोश रहता और इस आदमी के काले धंधे देखता रहता तो ये मेरी इंसानियत पर कलंक होता। मुझे सिर्फ एक उम्मीद थी कि ये पुलिस ऑफिसर ही मेरी मदद कर सकता है। उसके पास मेरा एक पर्सनल राज था और अब मुझे उसके साथ एक डील करनी थी। इस डील के नतीजे में बहुत सारी मुश्किलों के हल भी निकल सकते थे। सब कुछ हमने पहले ही तय कर दिया था। 9:30 बजे के आसपास मैं छुट्टी लेकर अपने घर की तरफ चला गया। हालांकि आज मैंने सोचा था कि मैं अपनी माँ को दवा दिलवाने के लिए ले जाऊंगा, लेकिन अब हालात इतने ज़्यादा मुश्किल हो गए थे कि मैं दवा लेने का प्लान अगले दिन पर डाल दिया। जब मैं घर पहुंचा तो खाना खाकर थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में जाकर लेट गया। एक बार मेरी माँ मेरे पास आई कि चलो दवा ले आते हैं, मगर मैंने फिलहाल उन्हें मना कर दिया। वह हैरान हुई क्योंकि मैंने कभी भी ऐसा नहीं करता था। उनकी दवा के मामले में मैं हद से ज़्यादा जज्बाती था क्योंकि उनकी सेहत मेरे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा। ठीक 11 बजे इंस्पेक्टर का मेरे पास कॉल आ गया कि वो घर के बाहर ही खड़ा हुआ है। मैंने माँ को बताया, फिर मैं सीधा उसके साथ गुड्डू के ढाबे की तरफ बढ़ गया। कुछ देर तक हम दोनों के बीच खामोशी छाई रही और फिर उसने मुझे देखकर धीरे से बोलना शुरू किया,
कि वो जज के पीछे कई सालों से था। उसने बिना वजह उसके भाई को झूठा फंसाकर जेल भिजवा दिया था, उस पर झूठी रिश्वत का केस डाला। हालांकि उसका भाई बेकसूर था और बहुत ही ईमानदार पुलिस ऑफिसर था, और इसी वजह से वो ये बदनामी बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने जेल में ही मौत को गले से लगा लिया, जबकि उसे इतनी कोई ज्यादा सजा भी नहीं हुई थी। लेकिन फिर भी वो अपनी ईमानदारी पर यह धब्बा बर्दाश्त नहीं कर पाया। इस वजह से ही ये पुलिस इंस्पेक्टर अब जज के पीछे था। मेरे पास उसके खिलाफ काफी सारे सबूत थे। मुझे ये तो समझ नहीं आ रहा था कि अब मेरी आंखें क्यों खुली हैं। शायद मेरे ज़मीर का बोझ था या फिर मेरे अपनों का प्यार। मैं अब नौकरी में और ज्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहता था। मैंने धीरे धीरे जज के खिलाफ हर एक सबूत उसके सामने रख दिए। मेरे पास उसकी कुछ ऐसी फाइलें थीं जो करप्शन से भरी पड़ी थीं, जिन पर उसने मोटी रकम लेकर केस तक दबा दिए थे। इसके अलावा कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग्स भी थीं जो मैंने अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अपने मोबाइल में रखी हुई थीं। उन रिकॉर्डिंग्स में कई चीजें थीं, जैसे कभी किसी का कत्ल करवाना या फिर किसी हत्यारे को बेगुनाह साबित करके रिहाई दिलवा देना। इस तरह के काम वो जज अक्सर मुझसे ही करवाता था। कुछ काम बहुत अंदरूनी होते थे, जैसे कि फाइल आगे पीछे करना, कोई खास खबर किसी तक पहुंचाना, जासूसी करना। ये सारे काम मेरे कंधों पर ही डाले जाते थे। ये सारे सबूत देने के बाद उस पुलिस ऑफिसर ने मुझे सिर्फ इतना कहा, ऐसे इंसान को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। ये बहुत बड़ा जज है जिसके लिए ये सारी चीजें बहुत आसान हैं, लेकिन अब तुम्हें इस समय मेरा साथ देना होगा। मैंने भी उस पुलिस ऑफिसर से हाथ मिला लिया और मेरा जो पर्सनल राज उसके पास था वो ये था कि मैं एक बार एक एक्सीडेंट कर चुका था जिसमें एक आदमी की दोनों टांगें चली गई थी, जिसके बाद मुझ पर काफी बड़ा केस हुआ। मगर फिर इसी जज ने मुझे रिहाई दिला दी थी और बदले में नौकरी भी ऑफर की थी। यही वजह थी कि मैं मजबूर था और मेरा ये राज अब उस पुलिस इंस्पेक्टर के पास मौजूद था, इसीलिए वो मुझे मजबूर कर रहा था। लेकिन आज सच कहूँ तो मैं मजबूर होकर ये सब नहीं कर रहा था, बल्कि मैं खुशी खुशी उसका साथ दे रहा था। अगला दिन पूरी तरह से हमारा अपनी प्लानिंग को सोचने में ही निकल गया। दरअसल हम दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि अगर इस जैसे इंसान को खत्म करना है तो अब हमें भी अपने हाथों को गंदा करना ही पड़ेगा। जज साहब का जन्मदिन आ रहा था और इसीलिए बंगले में जोर शोर से तैयारियां की जा रही थीं। कई जगह पर लाइट्स का काम भी किया जा रहा था। अभी जन्मदिन को आने में एक हफ्ता बाकी था, लेकिन पार्टी काफी बड़ी होनी थी, इसीलिए तैयारी एक हफ्ते पहले ही शुरू कर दी गई। शाम के वक्त रोज जज साहब स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते थे और मैंने इसी मौके का फायदा उठाते हुए वहां पर जो बिजली के तार पड़े थे उनमें से कुछ तार किनारे से स्विमिंग पूल में छोड़ दिए और बस फिर अगले ही दिन अखबारों में सब तरफ सनसनी फैल गई कि विजयकांत मिश्रा हाई कोर्ट के काबिल जज स्विमिंग पूल में करंट लगने से मर गए। सभी ने इस मौत को हादसा समझा कि पार्टी की तैयारियां हो रही थी जिसमें लापरवाही हुई और ऐसा हादसा हो गया। ये खबर हर न्यूज चैनल, हर अखबार, सब तरफ छाई थी। मैंने ये काम इस तरह से किया था कि किसी को भी कानो कान खबर नहीं हुई। वो जज अपने कर्मों की सजा पा चुका था। अब मुझे बस जानवी के लिए बहुत अफसोस था, क्योंकि वो लड़की अपनी जिंदगी बहुत ही कायदे से जीती थी। वो उसूल पसंद थी, लेकिन कहते हैं ना कि बुराई का अंजाम तो बुराई से ही खत्म किया जाता है। अच्छाई कितनी ही इन बुरे लोगों के साथ कर लो, लेकिन वो कभी सही रास्ते पर नहीं आते हैं। जानवी ने एक बेटी होने का फर्ज जरूर निभाया। उसने सारे रीति रिवाज अदा किए और फिर वो लड़की जो जज साहब की वजह से प्रेग्नेंट हुई थी, उसकी जिम्मेदारी भी जानवी ने अपने सर ले ली और उसका सारा खर्च अपने कंधों पर लिया। फिलहाल मैं जानवी का सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर तैनात हूँ। मैं पूरे वक्त उसके साथ रहता हूँ। मुझे कभी कभी लगता है कि वो मुझे पसंद करती है, लेकिन मैंने कभी भी अपने कदम उसकी तरफ नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं अपनी मंगेतर के साथ ही खुश हूँ। कुछ ही दिन मेरी शादी में भी अभी बाकी रह गए हैं। कई बार मुझे डर भी लगता है कि मुझे ये नौकरी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि अगर जानवी को गलती से भी ये पता चल गया कि उसके बाप का कातिल मैं ही हूँ
तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में मैं खुश हूँ, क्योंकि मैंने एक ऐसी गंदगी को अपने देश से मिटाया है जिसका इस दुनिया से जाना बहुत जरूरी हो गया था। मैं लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि अपने जीवन में ईमानदारी को शामिल करिए। जुल्म को देखते हुए भी खामोश रहना पाप का भागीदार बनना होता है। हमें कभी गलत का साथ नहीं देना चाहिए, हमेशा सच के साथ खड़े रहना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।